नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको यंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यंत्र किसे कहते हैं, यंत्र रसशास्त्र में किस तरह काम आते हैं, किस तरह उनका उपयोग है, आयुर्वेदीय रसायन शालाओं में यंत्रों का क्या काम है और यंत्र रसशास्त्र में किस प्रकार से काम आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किन प्रकार के औषधि बनाने में, जो निर्माण करने में काम आते हैं, उन सबको यंत्र कहते हैं। उनके बारे में आपको मैं एक एक के बारे में विधिवत रूप से बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। सबसे पहले यंत्र शब्द की निरुक्ति क्या होती है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। यंत्र शब्द की निरुक्ति क्या है, यंत्र किसे कहते हैं। स्वेदन आदि कर्मों को करने के लिए, स्वेदन का मतलब आप किसी भी रसशास्त्रीय धातु, रत्न, उपरत्न, इनको शोधन करेंगे तो शोधन करने के लिए स्वेदन करना पड़ता है उनका। तो स्वेदन करने का मतलब उसमें उनका शोधन करने के लिए स्वेदन करते हैं, उसको स्वेदन कहा गया है। तो उसमें स्वेदन आदि कर्मों को करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए सिद्धों द्वारा, रसाचार्यों द्वारा यत्नपूर्वक जिन जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उन्हें सबको यंत्र कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई है यंत्र की? यंत्र की परिभाषा हुई कि स्वेदन आदि कर्म मतलब पारद या विभिन्न रस, महारस, उपरस, साधारण रस, उन सबको शोधन करने की प्रक्रिया में जब इनका स्वेदन करते हैं, स्वेदन करने के लिए मैंने कई बार आपको दौला यंत्र विधि से स्वेदन करने का कई बार आया है। दौला यंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में अब आपको पूरा वर्णन करने जा रहा हूँ कि दौला यंत्र में स्वेदन कैसे करते हैं। तो वो स्वेदन करने की विधि, स्वेदन कर्मों को करने के लिए और पारद को नियंत्रित करने के लिए रस शास्त्र के आचार्यों ने या रससिद्धों ने द्वारा यत्नपूर्वक जिन जिन साधनों का उपयोग किया है, मतलब प्रयत्नपूर्वक जिन जिन साधनों का उपयोग किया है, उन सब को यंत्र कहते हैं। ये यंत्र की परिभाषा है। आगे इसको और स्पष्ट करते हुए ये कहा गया है कि जिस साधन के द्वारा, जिस उपाय के द्वारा पारद नियंत्रित होता हो, पारद को चंचल माना गया है, पारद अनियंत्रित माना गया उसको, तो जिन साधन के द्वारा या जिस प्रयोग के द्वारा या जिस उपायों द्वारा पारद को नियंत्रित होता है, उसे यंत्र कहते हैं। पारद को नियंत्रित करने वाले साधनों को यंत्र कहते हैं। पारद, उपरस, धातु आदि के शोधन मारण की क्रियाओं में सफलता के लिए, शोधन और मारण यानी भस्म बनाने क्रियाओं में सफलता के लिए अथवा रसादि द्रव्यों को गिरने, उड़ने, जलने आदि से बचाने के लिए जो उपाय तथा उपकरण काम में आते हैं, उन सबको यंत्र कहते हैं। उन सबको यंत्र नाम से जाना जाता है, या उन सबको यंत्र कहते हैं। ये यंत्र की परिभाषा को और स्पष्ट करते हुए बता दिया गया है। आगे यंत्रते, नियम्यते, बद्धते, रक्षते वा पारदानी पारदादि रणे नोपयेन तद्धम यंत्रम। ये इसका श्लोक है, संस्कृत में इसकी परिभाषा है। यंत्रते, जिसके द्वारा यंत्र उसे कहते हैं जिसके द्वारा यंत्रणा की जाए, नियंत्रते नियंत्रित की जाए, बद्धते बांधा जाए, रक्षते रक्षा की जाए, तथा पारदादि रणे नो पायेन तद्धेद यंत्रम, मतलब अर्थात पारदादि द्रव्यों को जिन उपायों द्वारा यंत्रित करें, नियमित करें, बद्ध करें, रक्षा की जाती हो, उन सभी को यंत्र कहते हैं। ये यंत्र की आगे की परिभाषा है। आगे पारद का संस्कार तथा संस्कार का तात्पर्य आप सब लोग जानते ही होंगे। संस्कार कहते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ में गुणों का आदान करना, गुणों को रखना, गुणों को बढ़ाना, वो संस्कार कहते हैं। संस्कारों नाम गुणा अंतर्धानम, संस्कार उसे कहते हैं जिसमें गुणों का अंतर्धान किया जाए, उसमें और गुण रखे जाए और गुण बढ़ाए जाएं, उसको संस्कार कहते हैं। तो यहाँ पारद का संस्कार तथा अन्य
रसद्रव्यों का शोधन एवं मारण का मतलब भस्म बनाना आदि विविध प्रकार की प्रक्रियाएं यंत्रों उपकरणों द्वारा आधारित होती है। मतलब जो भी साधन का उपयोग करते हैं वो सब यंत्र और उपकरण होते हैं। इन प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण यंत्रों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका सम्यक ज्ञान होने पर उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता स्वयं यंत्रोपकरण की आवश्यकता अनुसार निर्माण भी कर सकते हैं। इनका सही जानकारी होने के बाद में उनका उपयोगकर्ता उनकी सही निर्माण भी उनका कर सकता है। ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। तो अब आपको यंत्रों के बारे में जानकारी होगी कि यंत्र किसे कहते हैं, यंत्र क्या किस काम आते हैं। तो कुल मिला के एक शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि जिन साधनों के द्वारा पारद को नियंत्रित किया जाए, पारद को बद्ध किया जाए हैं, और सभी धातु उपधातु उनका शोधन मारणों में जो भी क्रियाओं में जो सफलता के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उन सभी साधनों को अपन यंत्र कहेंगे। ये अपन साधारण रूप से मान सकते हैं। अब मैं आपको आगे कुछ महत्वपूर्ण यंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले दौला यंत्र जैसा कि मैंने उपरस महारसों का शोधन करने में अनेकों बार दौला यंत्र का प्रयोग किया गया है। तो दौला यंत्र कैसा होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली में बताया जाएगा, लेकिन दौला यंत्र के सैद्धांतिक रूप से मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। दौला यंत्र के बारे में क्या वर्णन है वो सुनिए। दौला यंत्र ये है मिट्टी की एक हांडी, मतलब इसके बारे में बताया, ये है मिट्टी की एक हांडी भांड जिसे कह सकते हैं मटका लेकर उसके गले में आमने सामने दोनों ओर छिद्र कर दें। मतलब पहले एक मटकी की हांडी लें, मटकी का मटका लें बड़ा, उस मटकी में उसके जो गला होता है ऊपर जो इसको ढक्कन लगा दें, उस पर गला होता है, उस गले के पास आर पार एक छिद्र कर दें, बिल्कुल सामने एक छिद्र कर दें, बिल्कुल जिसमें छेद करें। इस छिद्र में एक मजबूत पतली लकड़ी या लोहे की सलाखा दोनों ओर प्रविष्ट करा दें। मतलब इसमें या तो लकड़ी पतली या लोहे की सलाखा अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि मान लो कोई सामान अपन उसमें लटकाएंगे तो वो भारी होने पर लकड़ी टूट भी जाए, तो या लकड़ी हो मजबूत या फिर लोहे की सलाखा हो, डंडा हो लोहे का, उस तरह के उसमें गले में उसको प्रविष्ट करा दें छेद करने के बाद में। हांडी का आधा भाग द्रव से भर दें। मतलब उस हांडी उस जो मटका है जो आपने मटका लिया है उस मटके का आधा भाग किसी द्रव से भर दें। द्रव से भर दें इसका मतलब क्या तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस द्रव्य का दौला यंत्र विधि से शोधन करना हो जो उल्लेख किया है उसी आधार पर, जैसे कांजी से भरना है, गोमूत्र से भरना है, दूध से भरना है, किसी के स्वरस से भरना है, तो जहाँ जहाँ शास्त्रों में जो जो वर्णन किया गया है उन पदार्थों द्वारा, जैसे उन रसों द्वारा, उन स्वरस द्वारा, उन पाथों द्वारा, उन कांजी द्वारा उस आधे भाग को उससे भर दिया जाए, द्रव से भरते हैं। तत्पश्चात लकड़ी अथवा सलाखा के बीचों बीच, लकड़ी जो आपने रखी है या सलाखा के बीचों बीच कपड़े में बंधी हुई पारद अथवा, मतलब उसके बाद में क्या करें, वो जो लकड़ी अपने गले में लगा रखी है लकड़ी या सलाखा, उसके बीचों बीच जिसका भी शोधन करना हो अपने को, जिस भी द्रव्य का शोधन करना हो उस द्रव्य की पोटली उसमें लटका दी जाती है। उस द्रव्य की पोटली बनाई जाती है। पोटली कैसे बनाओगे कि एक किसी कपड़े में कोई मजबूत कपड़ा हो, मजबूत कपड़े में वो द्रव्य रख दिया जाए और मजबूत कपड़े में बार बार गांठ बांध करके पोटली जैसी बना करके उसको और उसको सलाखा से लटका दो उस पानी में। उस पानी में पोटली डूबती रहे और पोटली ऐसी हो कि नहीं तो जमीन नीचे नहीं डूबनी चाहिए, वो पानी में अधर रहनी चाहिए। नीचे डूबने से तो वो जल जाएगी, इसलिए नीचे नहीं डूबनी चाहिए और वो पोटली पानी में अधर रहनी चाहिए, इस प्रकार का नहीं चाहिए। तो तत्पश्चात लकड़ी और सलाखा के बीचों बीच कपड़े की बंधी हुई पारद अथवा श्वेत द्रव्य, यानी जिस द्रव्य का अपन को शोधन करना हो उस श्वेत द्रव्य की पोटली को एक सूत्र के माध्यम से, एक धागे के माध्यम से बांधकर उस द्रव्य में डूबता हुआ लटका दें, उस द्रव्य में डूबती हुई इसको लटका दें। ठीक है। अब हांडी को, अब उस मटके को या जो भी बर्तन आपने लिया है, क्योंकि ये तो मिट्टी का ही बर्तन लेंगे, बर्तन दौला यंत्र में बर्तन जो होता है मिट्टी का ही होगा, तो उसको हांडी ही कहेंगे। उस हांडी को मंद मंद आंच से चूल्हे पर रखकर, अब उसको चूल्हे पर रख करके मंद मंद आंच देनी चाहिए, उसमें आंच से मंद मंद अग्नि से निर्धारित समय तक पकावें। निर्धारित समय का मतलब यहाँ ये है कि जिस भी द्रव्य का हमको शोधन करना है उस द्रव्य के बारे में शास्त्रों में जितनी देर का
अग्नि देने का विधान लिखा हो उतनी देर की, जैसे किसी में 3 घंटे के तक शोधन करें, किसी में 3 प्रहर तक शोधन करें, किसी में 3 दिन तक शोधन करें, ऐसा लिखा हुआ है। तो जितना शास्त्रों में लिखा हुआ है उतनी देर तक उस मटकी को या हांडी को चूल्हे पर रखकर मंद मंद अग्नि से उसमें निर्धारित समय तक उसको पकावें। इस प्रकार के यंत्र को दौला यंत्र कहते हैं। इस प्रकार के यंत्र को दौला यंत्र क्यों कहते हैं? दौला यंत्र बता दूं मैं आपको कि सामान्य रूप से जो अपन ने पोटली बांधी है वो पोटली उस द्रव में लटकती रहती है। लटकने की प्रक्रिया को ही दौला यंत्र बोलते हैं। तो लटकती रहती है, ऊपर वो पानी में डूबती रहती है और वो पानी या जो भी स्वरस या कांजी या दूध गोमूत्र जो भी डाला है अपन ने उसमें वो डूबती रहती है, उसको उबालते हैं तो उससे उसका शोधन होता रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है, इसको दौला यंत्र कहते हैं। आगे इस यंत्र के द्वारा, इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे पूछ सकते हैं। इस यंत्र के द्वारा विविध प्रकार के रसों द्रव्यों का स्वेदन, द्रव्य के उबलने जितनी निर्धारित अग्नि पर होता रहता है। इस यंत्र के द्वारा विविध प्रकार के रसों द्रव्यों का स्वेदन, द्रव्य के उबलने जितनी निर्धारित अग्नि पर होता रहता है, मतलब जितनी निर्धारित अग्नि बनती है उससे उबलता रहता है, उसका स्वेदन होता रहता है। द्रव्य को कपड़े से बंधी हुई पोटली पेंडुलम की तरह लटकती रहे, इस प्रकार होनी चाहिए। जो तल का स्पर्श न करें, बिल्कुल भी मैंने पहले कहा है जो तल मटके का जो तल है उस तल का स्पर्श नहीं करें, क्योंकि यदि तल का स्पर्श करेगी तो वो स्वेद द्रव्य जिसका अपन स्वेदन कर रहे हैं वो जल जाएगा, क्योंकि नीचे तीव्र अग्नि रहेगी तो जल जाएगा। इसलिए वो पानी या जिस स्वरस या क्वाथ में डूबती रहे, लटकती रहे, उसका तले का स्पर्श न करें। इस बात का ध्यान रखा जाए, अत्यंत ध्यान रखने वाली बात है। द्रव्य के रूप में वानस्पतिक स्वरस, क्षारीय जल, अम्ल द्रव्य, दुग्ध, मूत्र आदि का उपयोग शास्त्रों में यथावत बताया गया है, उसका आपको प्रयोग उसमें करना चाहिए। जो शास्त्र में उल्लेख किया है उन द्रव्यों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। ये इस प्रकार से आपको दौला यंत्र ये आपका पूरा हो जाता है। तो दौला यंत्र विधि में आपको समझने की बात इतनी है कि एक मटकी की हांडी मटकी लेकर के उसके गले में छिद्र करके उसमें लोहे की सलाखा डालें। सलाखा में जिस द्रव्य का स्वेदन कराना हो उस द्रव्य की पोटली बना करके उसको लटका दें, उसमें स्वेद द्रव्य भर दें आधा, और उसके बाद मंद अग्नि से पकावें। इस प्रकार से पूरा ध्यान ये रखें कि वो तल जो पोटली है तल पे स्पर्श नहीं करें, इतना ध्यान रखें। इस प्रकार आपको दौला यंत्र विधि पूरी हो जाती है, इससे आपको स्वेदन करें। अब मैं आपको आगे इसी के बाद आगे डमरू यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डमरू यंत्र क्या होता है। डमरू यंत्र में भी एक हांडी, वही मटके की मिट्टी की हांडी लेनी है। एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी को रखकर औंधा रखें। डमरू जैसे बनाना है, एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी को औंधा रखकर, मतलब उल्टी रख करके रखें, जिससे दोनों का मुख एक दूसरे के ऊपर मिल जाए। मतलब डमरू जैसे बनता है, डमरू की तरह जो दोनों हांडियों का मुख मिल जाए। फिर उसी अवस्था में मजबूत कपड़ मिट्टी से बसंती बंधन कर लेने से डमरू यंत्र बन जाता है। मतलब डमरू की तरह मतलब क्या, इसमें कुछ मतलब क्या करना है कि एक हांडी लेनी है, उस हांडी के ऊपर दूसरी हांडी को उल्टा रखना है, फिर दोनों के मुंह को कपड़ मिट्टी करते हैं। कैसे कपड़ मिट्टी में करने में क्या होगा कि कपड़ मिट्टी करने के लिए अपने को एक कपड़ा लेना है सूती, उस सूती कपड़े में को लगा करके और मुल्तानी मिट्टी का लेप करना है। 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार कपड़ मिट्टी करते हैं, तब हर बार सूखने के बाद नई कपड़ मिट्टी करते हैं। इस प्रकार से कपड़ मिट्टी करने से उसमें रखा हुआ स्वेदन द्रव्य या भाप वगैरह वो उससे बाहर नहीं निकलती है। तो कपड़ मिट्टी उसमें कर दें। कपड़ मिट्टी करने के बाद में ये डमरू यंत्र बन जाता है। डमरू जैसी आकृति बन जाने के कारण इसे डमरू यंत्र कहते हैं। ठीक है, ये डमरू यंत्र रस भस्मों के निर्माण में उपयोगी है। रस और भस्मों के निर्माण में उपयोगी है। यह पारद एवं संख्या सोमल जो होता है द्रव्यों को ऊर्ध्वपातित करने में उपयोगी है। मतलब कोई भी द्रव्य इसको नीचे से तपाएंगे मटके को, तो वो कोई भी द्रव्य होगा वो द्रव्य ऊपर वाले मटके में, वो ऊपर वाले मटके में जाके उसके तल में जाके चिपक जाएगा। तो डमरू यंत्र ऊर्ध्वपातित जो करना होता है, इसको मतलब ऊपर जो उनको तैयार करना है ऊर्ध्वपातित करने में उपयोगी आता है। इससे नीचे वाला पात्र को अग्नि के संपर्क में रखते हैं और जिससे वनस्पतियों से मर्दित पारद रखा जाता है। इस प्रकार से डमरू यंत्र होता है। इस डमरू यंत्र में ऊपर जो है इसमें स्वेदित द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का डमरू यंत्र है। अब आगे दूसरा स्थाली यंत्र। स्थाली यंत्र का वर्णन करते हैं। किसी हांडी में औषधियों से मर्दित ताम्र
अथवा धातुओं के गोले को रखकर, किसी हांडी में रखकर हांडी के मुख को शराब से ढककर ठीक प्रकार से हांडी के शराब को संधि बंधन कर उस हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से अग्नि दें। इस यंत्र को स्थाली यंत्र कहते हैं। इसको स्थाली यंत्र किसे कहेंगे कि किसी हांडी के में औषधियों के मध्य ताम्र आदि धातुओं को गोले पर रखकर हांडी के मुख पर शराब का संपुट शराब रख करके उसको ढककर बंद कर दें और हांडी के ऊपर संधि बंधन कर दें। संधि बंधन करके उस हांडी के नीचे चूल्हे पर अग्नि देवें। इसी को स्थाली यंत्र कहा गया है। इस प्रकार से स्थाली यंत्र है। अब आगे है पालिका यंत्र। पालिका यंत्र में क्या है, लोहे की एक गोल प्याला सीधी डंडी की बजाय ऊपर उठी हुई डंडी वाला लेवें, जिससे एक बड़ा दंड लगा हो, जिसके ऊपर का भाग पीछे और अंकुश की तरह मुड़ा हुआ हो। इसका आकार तेल निकालने वाली पैली की तरह तेल निकालने वाली तैली होती है उसका होना चाहिए। इसे पालिका यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग गंधक के जारण में किया जाता है। गंधक के जारण में इसका उपयोग किया जाता है। इसी को अपन पालिका यंत्र कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।